नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। आप सभी का इन व्याख्यानों की श्रृंखला में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इन व्याख्यानों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महान पाश्चात्य विचारक प्लेटो की प्रमुख अध्ययन पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, प्लेटो को दर्शन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इनकी अध्ययन पद्धतियां अपने आप में यूनिक थी। प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां, प्लेटो ने प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने के लिए सशक्त, रोचक, आकर्षक संवाद शैली अपनाई। उसकी रचनाओं में केवल एक पात्र का दूसरे पात्र से वार्तालाप ही नहीं होता था, बल्कि दर्शन कविता के साथ, विज्ञान कला के साथ, सिद्धांत व्यवहार के साथ, राजनीति अर्थशास्त्र के साथ, भावना विवेक के साथ, शरीर आत्मा के साथ, व्यायाम संगीत के साथ, स्वर में स्वर मिलाकर बोलते हुए प्रतीत होते थे या होते हैं। इसके चलते जहाँ प्लेटो को समझना कुछ कठिन होता है, वहाँ उन्हें पढ़ना उतना ही आनंद देता है। क्रॉसमैन ने लिखा है कि मैं जितना अधिक रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की महान पुस्तक है, क्रॉसमैन कहता है कि मैं जितना अधिक रिपब्लिक को पढ़ता हूँ उतना ही इससे घृणा करता हूँ, फिर भी इसे बार बार पढ़े बिना अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मतलब इसकी प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ दार्शनिक होने के कारण जटिल है, उनका अर्थ समझना गहन है, लेकिन रोचक है, इसलिए उनको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। उसके विचारों में औपन्यासिक रोचकता है। उसने पौराणिक दृष्टांतों एवं कथाओं को शामिल करके रचनाओं को और अधिक मनोरंजक बना दिया। प्लेटो का दर्शन शास्त्र भव्य रूप में प्रकट हुआ, अतएव उसने ऐसी शैली अपनाई जो सत्य और सौंदर्य के समन्वय को प्रकट करती है। मतलब उसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो सत्य की खोज करने के साथ साथ सौंदर्य के साथ भी समन्वय स्थापित करती है। सत्य की खोज के साथ साथ सौंदर्य को भी बनाए रखती है। प्लेटो ने अपने चिंतन में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया है। ये पद्धतियां नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई गई, जिनमें प्रमुख पद्धतियां इस प्रकार है। प्लेटो की सबसे प्रमुख पद्धति के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति को जाना जाता है। प्लेटो ने यह अध्ययन पद्धति अपने गुरु सुकरात से ग्रहण की है। प्लेटो ने रिपब्लिक, स्टेटसमैन, लॉज, क्रीटो आदि ग्रंथों में इस पद्धति का प्रयोग किया। यह पद्धति चिंतन की वह पद्धति है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य की खोज की जाती है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क में छिपे विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अपने मौलिक रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति का अर्थ वार्तालाप की प्रक्रिया से ही है। यह पद्धति सत्य की खोज के लिए तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और प्लेटो ने इसको वार्तालाप के आधार पर अपनाया है। और इस पद्धति में प्लेटो ने वार्तालाप की प्रक्रिया से प्रश्न पूछे हैं और उत्तर देने के माध्यम से सत्य की खोज की तरफ बढ़ा है। तर्क वितर्क पद्धति से किसी विषय पर अपना मत प्रकट करने और दूसरे के मत को जानने की विधि से है। वही व्यक्ति किसी विषय पर अपना मत प्रकट कर सकता है जिसे उस विषय का ज्ञान होता है। ग्रीक जगत में यह विधि कोई नई नहीं। सुकरात ने
कहा है कि जब लोगों में परस्पर एक साथ मिलकर विचार करने की प्रथा आई तभी इस विधि का जन्म हुआ। लेकिन प्लेटो ने इसे वार्तालाप की प्रणाली मात्र न मानकर इसे सत्य की खोज करने की विधि माना। इस विधि का प्रयोग प्लेटो ने प्रचलित विश्वासों व धारणाओं का खंडन करके नए विश्वासों और धारणाओं की स्थापना हेतु किया। अर्थात प्लेटो मानता है कि प्लेटो इसको खाली वार्तालाप की प्रणाली मात्र नहीं मानता, प्लेटो इस विधि के माध्यम से प्रचलित जो विश्वास हैं, धारणाओं, उनका खंडन भी करता है और नए विश्वास व धारणा स्थापित करता है वार्तालाप के माध्यम से। वारकर का मत है कि वैचारिक क्षेत्र में सत्य को तब ही एक विजयी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है जब एक रुद्र विचार दूसरे विचार को निगलता है। प्लेटो का विश्वास था कि धीरे धीरे ही सत्य की ओर बढ़ा जा सकता है। विशिष्ट विचार को अनेक में एक, एक में अनेक की खोज द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह विशिष्ट विचार ही सत्य है। अर्थात अनेक में एक और एक में अनेक की खोज से प्राप्त किया जा सकता है। अनेक विचार रखेंगे, फिर उनमें एक विचार निकल के आएगा जो विशिष्ट होगा। वो विशिष्ट सबको जोड़े रखेगा क्योंकि वो सब में विशेष है, और इसी के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर ही सत्य की खोज हो सकती है, उन सामान्यों में से एक विशेष। सत्य की खोज ही इस पद्धति का उद्देश्य है। डाइलेक्टिक की उत्पत्ति इसी मौलिक तथ्य से होती है कि सभी वस्तुओं में एकता अनेकता का सामंजस्य पाया जाता है। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में यह स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु का रूप दूसरी वस्तुओं के रूप से जुड़ा होता है। सभी वस्तुओं के रूप एक दूसरे से मिलकर सत्य या शिव का स्वरूप धारण करते हैं। प्लेटो ने संवाद प्रणाली के माध्यम से पात्रों के द्वारा अंतिम सत्य का पता लगाने की कोशिश की है। उसने संवाद शैली को विचार क्रांति के सर्वोत्तम एवं रुचिकर साधन के रूप में प्रयोग किया है। इससे पात्रों व श्रोताओं के दिमागों में सत्य को ठूंसने की आवश्यकता नहीं होती। प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों के लिए किया है। पहला उद्देश्य है सत्य की खोज के लिए, दूसरा है सत्य की अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए। तो प्लेटो का इस पद्धति के माध्यम से न केवल उद्देश्य सत्य की खोज करना था, बल्कि वार्तालाप के माध्यम से, गुरु शिष्य की वार्तालाप के माध्यम से वो जो सत्य की खोज की हुई है इस वार्तालाप या द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, वो इसके माध्यम से प्रचारित भी हो, अभिव्यक्त भी हो। उसी वार्तालाप के माध्यम से ही वो सत्य को अभिव्यक्त करवा देता है, जिसके माध्यम से ये सत्य प्रचारित भी होता है। तीसरा उद्देश्य था प्लेटो का कि सत्य की खोज के साथ साथ, सत्य के प्रचार करने के साथ साथ सत्य को इन द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से परिभाषित भी किया जाता है। तो प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य सत्य की खोज करके उसको परिभाषित करके उसको प्रचारित करना इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रमुख उद्देश्य था। द्वंद्वात्मक पद्धति एक महत्वपूर्ण पद्धति होने के बावजूद भी आलोचना का शिकार हुई। आलोचकों ने कहा कि इस पद्धति में प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, किसी भी सिद्धांत की कमियां होती हैं, और उसी क्रम में इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई, और इसकी प्रमुख आलोचना थी कि ये प्रश्नोत्तर विधि के रूप में जानी जाती है। इसमें प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं और उत्तर कम दिए जाते हैं, इसलिए यह मस्तिष्क में भ्रांति पैदा करती है, अशांति पैदा करती है। यह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध कर सकती है। सत्य की प्राप्ति वाद विवाद से नहीं होकर मनन से हो सकती है। इसके आलोचकों को मानना है
कि ये सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध कर सकती है। सत्य की प्राप्ति इस पद्धति के आलोचकों का मानना है कि वाद विवाद से नहीं, मनन से हो सकती है। वाक्पटुता के बल पर धूर्त व्यक्ति समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। यह पद्धति शंकाओं का समाधान करने की बजाय भ्रांति ही पैदा करती है, लेकिन अनेक त्रुटियों के बावजूद भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि प्लेटो ने इसके आधार पर न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह विचार और चिंतन करने की शक्ति को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखती है। तो यह थी प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति, जो प्लेटो की प्रमुख अध्ययन पद्धतियों के रूप में जानी जाती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार।